ओके। सो हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कि हम लोग जो ओरेकल अपेक्स में ईएमआई कैलकुलेटर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल कैलकुलेटर रहेगा जिसमें आपका जो लोन अमाउंट डालेगा कोई भी और उसकी इंटरेस्ट रेट डालेगा, तो उसकी जो ईएमआई रहेगी वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके कितने सालों तक ये चलेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल मेरा ईएमआई कैलकुलेटर नाम से एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, जो जिसमें मैं जो भी मेरे चेंजेस वगैरह रहेंगे वो मैं करने वाला हूँ। ठीक है, ईएमआई कैलकुलेटर, बाकी सारी चीज़ें हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, सिर्फ जो हमारा पेज एक है वो है चेक ऑल करके, और सिर्फ एक सिंपल एक एप्लीकेशन क्रिएट करने वाला है, ब्लैंक एप्लीकेशन जिसमें कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, सो हमारी ये एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। इसमें मैं लॉगिन कर लेता हूँ, जो भी आपका यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह रहेगा जो नॉर्मल उसमें। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं कुछ 3 टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने वाला हूँ। सबसे पहले तो जो आपका सबसे पहला लोन अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक रीज़न क्रिएट करता हूँ मैं, स्टैटिक रीज़न, जो मेरा ये रीजन रहेगा मेरा किसके लिए, जो भी फ़िल्टर के लिए या कुछ भी इसको नाम दे सकते हो आप। तो इसमें मैं पेज आइटम क्रिएट करूँगा, पहला जो रहेगा आपका लोन अमाउंट। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स ही रखेंगे इसको, नंबर फील्ड ही रखेंगे, सारी चीज़ें सेम रहेगी। ठीक है, टेक्स्ट केस वगैरह की हमें कुछ ज़रूरत है नहीं, सेम हमें करना है। दूसरा क्रिएट जो रहेगा इंटरेस्ट रेट के लिए। ठीक है, दूसरा भी ये नंबर फील्ड रहेगा, टेक्स्ट फील्ड नहीं रहेगा, दोनों जो है। इसका मिनिमम जो रहेगा आपका 1, मिनिमम इंटरेस्ट रेट 1 कर देते हैं, और मैक्सिमम जो है 99, ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं आए, कोई माइनस में कोई नहीं डाल पाए। तो ये वैलिडेशन हम इसमें भी लगा देते हैं। मिनिमम अमाउंट जो रहेगा आपका 1 रुपये रहेगा, और जो मैक्सिमम रहेगा उसको हम लोग लिमिट नहीं करते हैं। इसका जो अलाइनमेंट है दोनों का, और दोनों का सेंटर कर दो, तो थोड़ा सा एक अच्छा लुक रहेगा। उसके बाद में हमें तीसरी चीज़ चाहिए, जो रहेगी आपकी स्टार्ट डेट। ठीक है, स्टार्ट डेट, इसको डेट पिकर रखते हैं हम लोग। ठीक है, हाईलाइट वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं, इसको दोनों करते हैं बोथ शो करके रन कर देते हैं, ये कर देते हैं। तो अभी हम हमारी तीनों चीज़ रखेंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा फ़िल्टर। ठीक है, इसके बेस पे हम लोग एक प्रोसीजर कॉल कराएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और बनाता हूँ मैं, एक बटन, क्रिएट बटन, ये मेरी बटन रहेगी सबमिट। ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी कर सकते हो, या सर्च वगैरह भी जो है वो आप रख सकते हो। तीनों का स्टार्ट यस करना। ठीक है, इस पे यस पे ही रखना है। उसके बाद में ठीक है, इसमें हो गया। अब सर्च के सबमिट, इस पर हम लोग फॉर्म को सबमिट कराएंगे। ये हमारा थोड़ा टेक्स्ट आइकन वगैरह हम लोग चेक कर लेते हैं। सर्च, ओके, सबमिट। वैलिडेशन वगैरह की ज़रूरत है नहीं हमें। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं करना है। और इसके सबमिट पे हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोसेस लिखने वाले हैं यहाँ पर बिफोर हेडर पे। ठीक है, एक प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस में मैं क्या कराने वाला हूँ, एक प्रोसीजर ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में जाऊँगा मैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ब्राउज़र है, यहाँ पे मैंने एक प्रोसीजर जो मेरा है वो ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है ईएमआई कैलकुलेटर नाम से। ठीक है, इसका कोड चेक कर लेंगे आप पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या किया है ईएमआई कैलकुलेटर में, इसमें मैंने प्रिंसिपल अमाउंट मतलब अपना लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, उसके बाद में ईएमआई अमाउंट, कितना ईएमआई उसका रहेगा चाहिए उसको, यूज़र को कितना ईएमआई वो रखना चाहता है, और स्टार्ट डेट और टेन्योर। ये टेन्योर का भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ ये 4 पैरामीटर जो है वो अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसके बेस पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक अपेक्स कलेक्शन क्रिएट किया है। ठीक, किस नाम से, यहाँ पे। अब जिसको कलेक्शन पता नहीं है वो मैं बता दूँ, कलेक्शन क्या होता है कि बेसिकली हम लोग डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए टेबल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, टेबल्स क्रिएट करते हैं, लेकिन कभी कभी होता है हमारे पास, हमें डेटा स्टोर एक्चुअल में नहीं करना है, परमानेंटली नहीं करना है, लेकिन हमें कुछ टाइम के लिए जो डेटा होता है वो हमें स्टोर करके रखना पड़ता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जो मैंने भी यही किया है, कलेक्शन क्रिएट किया है ये मेरा। ठीक है, इसमें मैंने क्रिएट और ट्रंकेट यूज़ किया है, और जो भी मेरा लॉजिक वगैरह लिखा है यहाँ पे सारा, और यहाँ पे क्या किया है, ऐड मेंबर। ठीक है, ये रीपेमेंट का पार्ट है, तो ये हम लोग थोड़ा भी बाद में देखेंगे, रीपेमेंट का भी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो नीचे वाला है ये वाला पार्ट, ये हम देखेंगे क्या करा है मैंने। ईएमआई कैलकुलेटर नाम से मेरा व्यू है, उसके अंदर जो सीक्वेंस आईडी, मतलब ये भी मेरा जो ये व्यू जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, ये सेम मैंने ईएमआई ये जो
कलेक्शन जो मैंने क्रिएट किया है उसी के बेस पे क्रिएट किया है व्यू भी। तो सबसे इधर अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे मेरा कलेक्शन है, मैंने ऐड मेंबर करते गया हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसी को नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलता है तो ये वाइल लूप जो है मेरा यहाँ से, ठीक है, ये नेक्स्ट टाइम जब चलता है तो यही लूप से मैं इसकी वैल्यू उठा लेता हूँ, इसमें जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी। तो इसका मैं एक बार आपको ये वाला बता देता हूँ कि जो मैंने व्यू क्रिएट किया है EMI कैलकुलेटर नाम से ये व्यू क्रिएट किया है, ठीक है। ये व्यू जो है ये भी मैंने कलेक्शन के बेस पे क्रिएट किया है, मतलब जो कलेक्शन मेरा है, कलेक्शन टेबल है, जैसे ये अपेक्स कलेक्शन करके जो मेरी टेबल है, ठीक है। इस पर मैं एक काम करता हूँ, जिससे मेरा मैं आपको एक बार इसका सिंटैक्स वो बता देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है कलेक्शन का। कलेक्शन में क्या होता है, ये एक तरह से आपकी टेबल ही होती है, ठीक है, लेकिन ये सेशन बेस्ड टेबल होती है कि मान लो आपका एक सेशन में अगर चल रहा है तो जिस सेशन से उसमें डेटा गया है, उस टेबल में इंसर्ट किया गया है, वो उसी सेशन में दिखता है खाली, बाकी किसी सेशन में डिस्प्ले नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपका देखेंगे ये कलेक्शन नेम, सीक्वेंस आईडी, ये आपका यूनिक आईडी होता है, हर कलेक्शन के लिए सीक्वेंस आईडी यूनिक होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपके ये कैरेक्टर फील्ड्स होते हैं सारे, C1 C2 C001 2 3 4 5 करके, ये जो आपके मतलब टोटल 50 जो रहते हैं 50 आपके कैरेक्टर फील्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट होता है वो आपका CLOB01, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉब कॉलम रहता है, तो ये बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी अपेक्स में ऑलरेडी कलेक्शन वगैरह क्रिएट होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट DDL वगैरह जो रहता है ना, ये अपेक्स सारा कलेक्शन के थ्रू ही हैंडल करता है, ठीक है। अपेक्स में जो भी आप कुछ क्रिएट करते हो, जैसे यहाँ पे कोई क्वेरी वगैरह लिखी तो इसको टेम्परेरी बेस पे अगर इनको रखना है तो ये आपका कलेक्शन में ही स्टोर करते हैं, किसी टेबल में जाके स्टोर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये ब्लॉब कॉलम है, उसके बाद में फिर नंबर कॉलम होते हैं 5 आपके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 5 नंबर कॉलम है। उसके बाद में 5 डेट कॉलम होते हैं आपके, ठीक है, और एक MD ओरिजिनल। तो इसके बारे में हम लोग कलेक्शन जो एडवांस चीज़ें हैं वो बाद में, बेसिकली इसका यूज़ होता है एज ए टेबल यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक टेबल है, ठीक है। इसका मैंने क्या किया है, उस पर एक व्यू क्रिएट किया है मैंने EMI कैलकुलेटर नाम से, जिसमें मैंने क्या किया, कलेक्शन नेम, उसमें मैंने फ़िल्टर कर लिया कि जो मेरा कलेक्शन से डेटा आएगा इसमें जिस नाम से, सिर्फ वही मुझे डिस्प्ले करना है। तो ये मेरा कलेक्शन है, इस पर इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। अभी कोई डेटा नहीं है मेरा, ठीक है, क्योंकि इस सेशन में मैंने अभी कोई डेटा इसमें स्टोर इंसर्ट नहीं किया है। तो सेम मेरा क्या रहेगा, कलेक्शन नेम, आईडी, पेमेंट टाइप, अब इसको मैंने एक जो है C001 कैरेक्टर में स्टोर किया है। फिर उसके बाद में पेमेंट डेट को मैंने डेट कॉलम में स्टोर किया है फर्स्ट वाले में। देन उसके बाद में मैंने प्रिंसिपल अमाउंट को, जो बाकी के जो अमाउंट है वो नंबर कॉलम में N1 N2 3 4 5 इसी तरह से ये सारा किया है। उसके बाद में फिर नंबर ऑफ डेज जो कॉलम है, मेरे पास नंबर कॉलम सिर्फ 5 ही थे, वो सारे यूटिलाइज हो चुके थे, इसीलिए मैंने इसमें कैरेक्टर में स्टोर कर दिया। उसके बाद में क्रिएटेड डेट, ये डेट में। तो इस तरह से मैंने एक व्यू बना लिया ताकि मुझे क्या करना पड़े, बार बार ये जो कॉलम के नाम वगैरह है ना, ये ना लिखना पड़े, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, अभी ये जो व्यू है, ठीक है, पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो व्यू है उसी को यहाँ पे मैं उसकी एक रिपोर्ट बना देता हूँ सिंपल, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे, ये वाले में अभी मैं क्या करता हूँ, नल लिख के छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे इसी के नीचे एक और रीजन क्रिएट करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ मंथली EMI, ओके। और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इंटरेक्टिव रिपोर्ट रीजन। यहाँ पे टेबल भी डाल सकते हैं आप, अगर चाहे तो आप सिर्फ टेबल का नाम, ये व्यू का नाम आप दे सकते हैं। और इसमें सिर्फ एक ऑर्डर बाय जो सीक्वेंस है वो आप लगा दो, SEQ सीक्वेंस जो रहेगा मतलब उससे कर दो, तो आपका रन कर दिया, ठीक है। तो ये मेरी टेबल भी बॉर्डर भी क्रिएट हो गई है, ये रिपोर्ट और ये। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबमिट पे जो मेरा प्रोसीजर मैंने क्रिएट किया है अभी, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, ये वाला जो प्रोसीजर है, ठीक है। इस प्रोसीजर में एक्चुअली होता कुछ नहीं है, मैं जो भी कैलकुलेशन वगैरह है वो कैलकुलेट करके, सारे जो यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन वगैरह है वो सब करके, और मैं क्या कर देता हूँ, जो अपेक्स का कलेक्शन है उसमें एक रो इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये अपेक्स कलेक्शन डॉट एड मेंबर करके है, इसमें क्या पास करना पड़ता है आपको, कलेक्शन का नाम, और उसके बाद में किस कॉलम में क्या वैल्यू डालना है। जैसे 001 में मैंने EMI डाला है, और डेट 1 में मैंने पेमेंट डेट डाली है, जो मैंने वहाँ पे व्यू में लिया ना, सेम मैंने जो मैपिंग है ये यहाँ से कर दिया है, ठीक है। तो ये सिंपल है, कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं है। सो कलेक्शंस कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ से इस तरह से आप लोग ऐड मेंबर कर सकते हैं, नया इंसर्ट जो है आपका रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या देखो, मैंने जो क्या किया था, जैसे ही कोई कॉल करेगा इस प्रोसीजर को, तो सबसे पहले तो इस नाम के कलेक्शन में कोई डेटा अगर होगा उस सेशन में, तो सबसे पहले तो उसको ट्रंकेट कर देगा,
ठीक है। या अगर कोई कलेक्शन होगा ही नहीं तो उसके नाम का जो कलेक्शन है ये ईएमआई कैलकुलेटर नाम से ये क्रिएट कर देगा। तो उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे मैं वन बाय वन सारे रोज इंसर्ट करा देता हूँ। तो मैं एक बार एक काम करता हूँ, इसको फिर रन करता हूँ मैं, इसको मैं कॉल कराता हूँ वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये जो प्रोसेस क्रिएट की है, यहाँ पे मैं इसमें वैल्यू पास करता हूँ। ईएमआई कैलकुलेटर प्रिंसिपल अमाउंट जो रहेगा मेरा वो किस कॉलम से आएगा आपका, P1 अंडरस्कोर लोन अमाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट किस कॉलम से आएगा, किस फील्ड से आएगा, ये आपका P1 अंडरस्कोर इंटरेस्ट रेट। उसके बाद में फिर जो आपका ईएमआई अमाउंट है, ये अमाउंट अभी हम लोग हार्ड कोडेड लिख देते हैं, मान लो ये इसका भी मैं एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ, इसको बोल देते हैं ईएमआई अमाउंट। उसके बाद स्टार्ट डेट वो भी रहेगा आपका P1 अंडरस्कोर स्टार्ट डेट, ठीक है। और बाकी ये इसके लिए क्या मैंने डिफ़ॉल्ट दे रखा है, तो वो भी आप लोग डाल सकते हो। अगर कोई वैल्यू सिलेक्ट नहीं करता है तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेगा। ये किया और इसको मैं कर दिया रन, ठीक है, ओके। और मैं इसको करता हूँ रन। तो अभी मेरा डेटा कुछ भी नहीं है इसमें, तो मैं लोन अमाउंट डालता हूँ यहाँ पे 1 लाख, इंटरेस्ट रेट में डाल दा 10.5, ओके। और स्टार्ट डेट मैंने आज की ही डाल दी मान लो, उसको मैं सबमिट करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने आज की इंटरेस्ट रेट डाली थी तो उसका 30 डेज, और अच्छा उसका ईएमआई अमाउंट नहीं डाला है, तो इसलिए क्या होगा, उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है वो कि कितने क्या ईएमआई रखना है। एक्चुअली यहाँ पे ईएमआई भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या कर देंगे, एक ईएमआई का एक पेज बना, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, इसमें लिख देंगे हम लोग ईएमआई अमाउंट, या उसको बोल देते हैं हम लोग मिनिमम ईएमआई अमाउंट जो रहेगा आपका। ओके, तो मिनिमम ईएमआई अमाउंट में डाल देता हूँ 15,000, ठीक है, और सबमिट। तो जैसे ही मैंने सबमिट किया उसके बाद में क्या हुआ ना, मेरा जो ये है कैलकुलेट होके आ चुका है। तो अब इसमें से मेरे को क्या है, कलेक्शन नेम की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। जो कॉलम ज़रूरत नहीं है उनको हटा देंगे, सबमिट, उसको सेव कर देते हैं रिपोर्ट को, क्योंकि कुछ भी चेंजेस अगर आपको करना है तो उसको सेव करना ज़रूरी है। अब उसके बाद में क्या है ना, ये थोड़ा सा इसका मुझे कुछ ज़्यादा वो दिख रहा है, तो इनको थोड़ा अलाइनमेंट वगैरह ठीक से जमा लेंगे। तो ये मेरा देखो कैलकुलेशन होके आ चुका है। तो जैसे ही मैं कभी मान लो ये अभी देखो स्टार्ट डेट जो है ना वो आपकी, यहाँ पे मैंने फर्स्ट ईएमआई की जो डेट डाली थी वो डाली थी 16 अप्रैल। अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट ईएमआई की जो मेरी डेट है वो मान लो अप्रैल से नहीं, मुझे मई से स्टार्ट करना है, जैसे 10 मई को मेरा फर्स्ट ईएमआई कटना चाहिए। मैं अगर इससे करूँगा तो ये फिर से 10 मई से स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और ये तब तक रहेगा जब तक आपका लोन ख़त्म नहीं हो जाता है। जैसे लास्ट ईएमआई जो थी वो मेरी इतने की डाली 15,000 की, तो उसमें से एक्स्ट्रा जो थे वो 1400 वो आपके माइनस में अकाउंट में ऐड हो गए। तो आपके देखो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, जैसे 1 लाख का लोन लिया, ठीक है, 15,000 मेरी ईएमआई रखी है मैंने, तो फर्स्ट मंथ आपने 15,000 पे किया, उसमें से 800 तो आपका इंटरेस्ट बना। क्योंकि अगर आप देखोगे मैं कैलकुलेटर एक यूज़ करके फिर आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, मान लो मैंने 10,000 लाख, 1 लाख का इंटू 10.5 ये जो मेरा इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, यहाँ पे डाला, किधर गया, हाँ 10.5 जो मेरा इंटरेस्ट रेट डाला है उससे मुझे कितना वो बनता है 100 नहीं होता है, और डिवाइडेड बाय जो आपका 12, तो एक महीने का मेरा कितना होगा 875 रुपीज़। सो पहले मंथ में आपका 875 रुपीज़ कटा है इंटरेस्ट का, और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपका डाल दिया है प्रिंसिपल में। सो टोटल 1 लाख माइनस प्रिंसिपल, जितना प्रिंसिपल माइनस हो गया है, और ये उतना आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जब आया है आपका, तो ये आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, इसमें से 15,000 डाले फिर से मैंने, तो इतना मेरा इंटरेस्ट हुआ। क्योंकि क्या होता है ना, जब नेक्स्ट टाइम अगर आप अभी फर्स्ट टाइम जो था मेरा इंटरेस्ट लगा था 30 दिन का वो इस पे, नेक्स्ट टाइम जो रहा है वो मेरा इंटरेस्ट लगा है वो इस डे पे, क्योंकि 10th मतलब अक्टूबर जो है, या 6 मतलब जून जो है, तो आपका जो उसके पहले वाला मंथ होता है वो आपका इसका होता है 31 का होता है, 31 दिन का होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 776 करके ये इंटरेस्ट लगा, और ये
प्रिंसिपल अमाउंट इतना माइनस हुआ। तो ऐसे कर करके प्रिंसिपल बढ़ता जाता है और आपका जो लो ये है वो कम होता जाता है। तो इसी तरह आपके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ज़्यादा कर दिया, इसको मैं 10,000 करूँगा तो ये और भी लंबा जाएगा, मतलब आगे तक ये रहेगा। तो ये 800, 9,000 ऐसे इस तरह से ये लोग चलता रहेगा। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक चीज़ और कर देता हूँ कि मेरा जो ये है इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, थोड़े नंबर्स जो है मेरे जितने भी हैं, क्योंकि अभी ये जो आपका डेसिमल में जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, फॉर्मेट जो करूँगा सिर्फ 2 डेसिमल तक ही रखूँगा मैं इसको, ताकि मेरा जो लुक एंड फील थोड़ा सा बेटर दिखे। तो यहाँ पे आप अभी अगर देखेंगे तो ये सिर्फ 2 डिजिट ही रहेगा, 10,000 डॉट करके 00 हर जगह ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये कर सकते हो। उसके बाद ये इसका अलाइनमेंट जो है इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके साइड में एक और रीज़न क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ स्टार्ट नो। तो ये क्या होगा, इसके राइट साइड में आ जाएगा रीज़न। इसको रन करेंगे तो ये आधे में आ जाएगा और ये भी आधे में आ जाएगा। उसके बाद में एक और रीज़न क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पे, मैं बताऊँगा अभी कि ये क्यों क्रिएट कर रहे हैं हम लोग दोनों रीज़न। स्टार्ट नो, तो ये हो गया। तो पहला तो हम लोग है ना, हाँ, इसमें क्रिएट करने वाले हैं हम लोग पाई चार्ट, ठीक है, और इसमें क्रिएट करने वाले हम लोग लाइन चार्ट। तो इस तरह से कुछ रखेगा। सबका मैं जो अमाउंट है ये वाला भी, इसका भी, ठीक है, इनका अलाइनमेंट वगैरह राइट में ही रखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग पाई चार्ट जो क्रिएट करने वाले हैं ये किसके लिए करने वाले हैं कि हमारा टोटल जो पेमेंट हुआ है उसमें से हम लोगों ने इंटरेस्ट कितना पे किया है और वो कितना पे किया है लोन, ठीक है। तो उससे हमारा पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट कितना है और लोन कितना है। तो हमारे पास में सबसे पहले इसमें क्या करूँगा, मैं इसके लिए क्वेरी क्रिएट कर दूँगा कि देखो हमारा जो भी डेटा है वो पूरा इसके अंदर आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे ये ईएमआई कैलकुलेटर में। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, तो सबसे पहले अब मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट तो इतना है, ठीक है। तो इसको मैं मैक्स ले लूँगा यहाँ पे, और सम ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो जितना भी इंटरेस्ट है या फिर प्रिंसिपल अमाउंट का सम और इसका सम, तो उससे पता चल जाएगा मुझे कि कितना मैंने इंटरेस्ट पे किया है और कितना लोन पे किया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो मेरी आईडी है इसमें पाई चार्ट क्रिएट कर दूँगा मैं, चार्ट और इसका ये नल, सॉरी, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम नल। ठीक है, डमी होता है, यहाँ पे आपको जो सिलेक्ट की क्वेरी देना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम नल कर देता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दोनों जगह सेम क्वेरी कॉपी करते हैं, बट वो बेटर वे नहीं है, क्योंकि क्या होता है अगर आपकी एक क्वेरी लेंदी है तो दोनों जगह पे सेम इशू आएगा। ओके, सो मैं कर दूँगा सिलेक्ट जो मेरा ईएमआई कैलकुलेटर। तो ये मेरा टेबल है, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ पहले प्रिंसिपल अमाउंट, या फिर आपका जो रहेगा अमाउंट कॉमा सम ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एस वैल्यू, ठीक है। सेम एक ये हो गया। उसके बाद में सेम यूनियन लगा के मैं इंटरेस्ट के लिए बना लूँगा ये क्वेरी। इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है, सेम में उसके लिए इंटरेस्ट अमाउंट। तो ये मेरा इंटरेस्ट अमाउंट का स्पेलिंग कुछ इसमें क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट है ये, इंटरेस्ट अमाउंट नहीं है। तो इसको हम क्या कर देंगे,
पेमेंट हैज़, जो आपका ये हो गया टी 2 बार आ गया। तो ये हमारी क्वेरी बन गई। तो इसको अमाउंट, ठीक है, लेकिन इसमें सम की जगह पे मैं लिख देता हूँ मैक्स, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट वाला अमाउंट रहेगा, सबसे ज़्यादा वाला, तो वो सिंपल उसको उठा लेगा। तो आपका जो अमाउंट रहेगा वो आपका फिक्स रहेगा 1,00,000, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट जो आपने पे किया है वो है 5,200। अब इसी तरह से अगर आपको उसका टेन्योर बढ़ाना जैसे, और EMI कम कर दी, जैसे मैंने 10,000 कर दी, तो जितना कम करते जाएंगे उतना ही आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। अगर आप 10,000 से 1,000 कर दिया अगर मिनिमम EMI जो है, तो आपको 1,47,000 ब्याज देना पड़ेगा और इंटरेस्ट आपका हो जाएगा उतना 1,47,000, और जो आपका मूल अमाउंट रहेगा वो रहेगा 1,00,000 रुपये। तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा आगे, ठीक है। तो सेम मेरा एक लाइन चार्ट के लिए देख लेते हैं हम लोग। ये पहले हम बना लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा एक मॉडिफाई वगैरह अच्छे से करेंगे हम लोग। तो ये कार्ड कंटेनर की जगह पे मैं इसको स्टैंडर्ड पे रखता हूँ, ठीक है। लाइन चार्ट, ठीक है। लाइन चार्ट में मुझे क्या करना है कि जैसे जैसे कोई अमाउंट पे करता जाता है तो वो मुझे शो करना है चार्ट, जिस जिस डेट को। तो यहाँ पे ये मेरा बार ठीक नहीं रहेगा, तो मैं इसको लाइन चार्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसका मेरा क्वेरी बनाता हूँ इसका फिर मैं, ठीक है। तो क्वेरी में हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट पेमेंट डेट, ठीक है, जो भी डेट रहेगी मेरी, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट जिस डेट पे किया उसके बाद में उसका अमाउंट देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसका अमाउंट रहेगा आपका टोटल पेमेंट, या फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट चेक करते हैं ना हम लोग, आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो एक्चुअली क्या होगा ना, आउटस्टैंडिंग अमाउंट हम लोग चेक करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हम कितना कितना पे करते जा रहे थे हर महीने। EMI कैलकुलेटर, ऑर्डर बाय, मतलब जो पेमेंट डेट है उसी के अकॉर्डिंग ये चलेगा, ठीक है। इसमें हम लोग जो दोनों चीज़ें हमारी पेमेंट डेट कर देते हैं लेबल को, और इसकी वैल्यू जो करेंगे वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट का जाएगी। तो ये एक डाउन स्लैब में जाएगा कि हमारा मंथली हम पे करते गए तो कम होता गया। ये इस तरह से एक स्लैब बन गया कि फर्स्ट मेरा ये इस मंथ में इतना था, तो उसके धीरे धीरे जैसे जैसे मैं पे करता गया वैसे वैसे ये डाउन होता गया। ओके, तो थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ये वाला इसको मैं कर देता हूँ स्पान जो है, कॉल स्पान, ये 4 3 12 होगा ना, तो 3 कर देते हैं इसको, और इसको जो है कॉल स्पान जो है स्पान, या उसका 5 कर देते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा लाइन वाले में स्पेस ज़्यादा लगेगी, इसलिए इसको 5 कर देते हैं। ओके, तो ये थोड़ा ऐसे दिख रहा है अभी। तो ये हर महीने जो आपका इंटरेस्ट है वो भी दिखाएगा। अगर आप चाहो तो इसमें मल्टीपल जो है चार्ट वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो, बट अभी हमें सिर्फ इतना ही करना है। तो यही अब मेरा जो है थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहा है अभी। तो इसका मैं इसका जो तो वगैरह जो है इसका थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, बॉडी वगैरह है, देन उसको साइज़ लार्ज रखता हूँ, इसका विड्थ जो है स्ट्रेच कर देता हूँ। ओके, सो इस तरह से आप लोग देखो, यहाँ पे अब सिंपल जो आपका है EMI अमाउंट है, इसका भी आपको अलाइनमेंट जो है राइट कर देता हूँ। तो ये छोटे छोटे चेंजेस है, ये तो आपके होते रहेंगे, ठीक है। ये इसको नंबर फील्ड करना है हमें, और इसका भी जो है मिनिमम अमाउंट आपका 0 रखना है। मिनिमम अमाउंट जो आप ज़रूर डालें, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी आप जैसे नहीं डालते हो तो वो वैलिडेशन वगैरह, जैसे कोई बहुत सारे लोग रहते हैं जो माइनस में डालते हैं, वैल्यू माइनस चेक करने के लिए क्या है ये है। उस तरह से अगर आप 10 लाख डालेंगे, इसे 10,000 10,000 लाख 10 लाख का अगर 10% से, और अगर मैं EMI में मान लो 10,000 डाल देता हूँ इसकी, मेरे पास मान लो 15,000 पर मंथ आता है, ठीक है। मैं कैपेबिलिटी है मेरी कि 15,000 डाल सकता हूँ मैं इसमें। तो मैं इसको सबमिट करूँगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता जाएगा कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट मुझे 10 लाख देना है, और
वैल्यू जो मुझे पता चलता है ना, क्योंकि लोन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि जितना लंबा आप खींचोगे उतना ज़्यादा आपका जो वो रहेगा। यहाँ पे अगर आप टेन्योर वगैरह देखेंगे ना, तो इसका भी एक थोड़ा सा वो चेंज कर देते हैं हम लोग। ये जो ईएमआई वाली जो टेबल है इसका यहाँ पे ये कर देते हैं, और इसको जो करते हैं टॉप एंड बॉटम राइट, तो हमें पता चलता रहेगा कि हमारे पास कितनी जो ईएमआई है हो रही है आती है। यहाँ पे हमें क्रिएटेड डेट की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी हमें सेव करना पड़ेगा। ये हमने सेव कर दिया इसको। ओके, सो ये हमारा एक छोटा सा थोड़ा सा एक अच्छा सा हमारा एक वो बन चुका है कैलकुलेटर सिंपल, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है, इंटरेस्ट रेट डालना है, और आप कितनी ईएमआई बियर कर सकते हो, कितनी ईएमआई आप डालोगे तो कहाँ तक चलेगा लोन, कितने साल चलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 120 मंथ चलेगा, ठीक है, मतलब करीब करीब ये आपका 9 साल के करीबन ये चलेगा लोन। अगर आप 10,000 भरेंगे तो यहीं अगर आप मान लो इसकी ईएमआई थोड़ी बढ़ा देते हो, 20,000 अगर आप भरते हो, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको कितना लोन पे करना पड़ रहा है, इतना। यहाँ पे इसमें एक चीज़ और कर सकते हो आप, परसेंटेज भी आप देख सकते हो। ये तो यहाँ पे आपने टोटल जो पे किया है उसका लेबल में आपका पोजीशन ठीक है, डिस्प्लेस, हाँ यहाँ पे आप लेबल और उसका परसेंटेज भी सही कर सकते। तो इसके लिए ये करते हैं, ये रन करेंगे तो ये देखो आपके मतलब 66% आपने प्रिंसिपल पे किया है और 34% आपने इंटरेस्ट पे किया है इसका। अगर यहीं पे अगर आप इसको 20,000 कर देते हैं, 15,000 की जगह 20,000 कर देंगे, ईएमआई अगर आपने बढ़ा दी, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो आपका सिर्फ 25% पे करना है आपको इंटरेस्ट। मतलब अगर जैसे 10 लाख का लोन लिया है तो आपको सिर्फ उस पर 3 लाख के करीबन इंटरेस्ट पे करना है। जैसे अगर लोन बढ़ाया या ईएमआई अगर जैसे इंटरेस्ट रेट भी अगर आपने कम किया 9.5 ही हुआ है, तो उस हिसाब से आपको और भी कम करना पड़ेगा। अगर ये देखेंगे 25% है ना, तो अब ये 22% ही है आपका। तो इस तरह से आप लोग जो चेंजेस वगैरह कर करके वो देख सकते हो। तो इसमें अगर आप देखेंगे एक चीज़, इसमें अगर आप देखें एपेक्स की जो बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे मैंने एक भी टेबल यूज़ नहीं किया है। ये जो डेटा है वो पूरा टेम्प्रेरी एक कलेक्शन में हमने स्टोर किया है, जो यहाँ पे हमने क्रिएट किया है ये प्रोसीजर के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका उसमें मेंबर्स ऐड किए हैं सारे, ठीक है, कलेक्शन के। और उसके बाद में ये जो भी चार्ट वगैरह बनाए हैं, ये भी हमने किसके बेस पे बनाए हैं, ये भी आपके जो है पूरे कलेक्शन के बेस पे बनाए। ये जो व्यू है ये भी आपका कलेक्शन है, ये भी अगर आप देखेंगे व्यू, यहाँ पे जाएंगे व्यूज़, ठीक है, ये व्यू भी आपका कलेक्शन के बेस पे ही बना हुआ है। मतलब यहाँ पे मैंने एक भी सिंपल एक कोई टेबल यूज़ नहीं किया है। तो मेरा अगर ये एप्लीकेशन है, ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करके कहीं पे भी रन करूँगा तो मुझे कोई भी कुछ इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्क्रिप्ट चलाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये जो रहेगा वो पूरा ईजी तरीके से कर लेगा। सो अब अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो इसका जो रीपेमेंट होता है, जैसे अभी क्या होता है, मैंने सिर्फ ये कैलकुलेट किया है सिर्फ ईएमआई का यहाँ पे। अब हो सकता है कि कस्टमर को नीड हो कि यार मैं जो 8th मंथ है मेरा, उसके बाद में मैं 1 लाख रुपए इकट्ठे पे करूँगा, ठीक है, या कुछ अमाउंट पे करूँगा, या कुछ ऐसा रीपेमेंट जिसको बोलते हैं, तो वो अगर करूँगा तो वो उसके हिसाब से कैसे जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा ये, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। सो थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इस एप्लीकेशन को मैं और भी इसको इम्प्रूव करने वाला हूँ, थोड़ा और ब्यूटीफुल बनाने वाला हूँ। सो थैंक यू दोस्तों।